चलिए टाइप 23 हम लोग कल शुरू किए थे और टाइप 23 में आप लोग कोशिश किए हैं कि नहीं कि यहीं पहले बताओ। तो हम आपसे पूछेंगे, जो नहीं बना होगा आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बताना है, 5 बता दें। अरे नहीं वाले चुप रहिए, 5 बताना है। फिर गधा नहीं है बोल रहा है, बोले कि नहीं वाला चुप रहो ताकि हाँ वाला का पता चले। 5 बताना है। देखो बोल रहा है कुछ लोग। कह रहा है कि 1 साल पहले स्नेहा और नेहा के वेतन का अनुपात 5:6 था। स्नेहा है और इधर नेहा है, 5:6 था। देखिए ध्यान दीजिए, स्नेहा और नेहा का वेतन का अनुपात 5:6 था। आपको 2 तरीका से बताए हैं, लेकिन 2 तरीका में दूसर का तरीका ही हम अप्लाई करेंगे क्योंकि आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है इसमें। कह रहा है कि 1 साल पहले स्नेहा और नेहा के वेतन का अनुपात 5:6 था। वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 2:3 तथा 3:4 के अनुपात में बदल गया। इसका मतलब यह है कि पहले रहा होगा ए का मतलब स्नेहा का वेतन 2, तो अब हो गया होगा 3। उसी तरह से पहले 1 साल पहले नेहा का वेतन रहा होगा 3, तो अब हो गया होगा 4। यही क्वेश्चन का मीनिंग है। तो देखो बाबू, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाना है। कितना आपको सरल भाषा में हम बताए हैं कि प्रश्न में क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो जो गिवन रहता है उसका बैलेंस करते हैं, जो निकालना होता है उसका गुना करते हैं। तो ऑब्वियसली हम जिससे बराबर करते हैं, इक्वेट करते हैं, वो हमारा अनुपातिक राशि होता है, और जिसको फाइंड आउट करना होता है वो भी हमारा अनुपातिक राशि होता है। तो यहाँ पे 16,500 निश्चित राशि दिया। इसका तुलना जब हम करेंगे तो तुलना करने के लिए हमको चाहिए वर्तमान में इनके वेतन का कुल योगफल दिया हुआ है। तो इसका मतलब रेशियो में भी हमको चाहिए वर्तमान में इनके वेतन का कुल योगफल। और फिर पूछा जा रहा है कि 1 साल पहले स्नेहा का वेतन क्या था, तो इसका मतलब जो निकालेंगे उसका गुना में जाएगा। तो इसका मतलब हमको चाहिए 1 साल पहले स्नेहा का वेतन का अनुपात अगर हमको पता हो और इनका वर्तमान का पता हो तो हम आंसर दे पाएंगे। अच्छा, किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? पहले और बाद वाला करने में दिक्कत हो रहा है तो बोलो, हम वर्तमाने निकाल के फिर आगे देख लेंगे। अच्छा, कट नहीं रहा है। अच्छा, कटने छटने वाला तो काम हो जाएगा, देख लो। देखो, अगर जिनको स्नेहा का 1 वर्ष पूर्व का वेतन निकालना है तो यहीं पे हम 5 रख लिए स्नेहा का 1 साल पहले का। और अगर जिनको नहीं लिखना है 1 साल पहले का तो वो क्या करेंगे, जो उनको भी अभी रास्ता हम दे दे रहे हैं। पहले देख लेते हैं वर्तमान में इनका निकालना होगा, तब पहले का तुलना स्नेहा का कितना है 2, वर्तमान निकालना है तो 3 से गुना। उसी तरह से नेहा का 3:4 का मतलब पहले होगा 3, तो अभी का निकालना है तो 4 से गुना।
पिछले वर्ष का तुलना 3 से, वर्तमान वर्ष का निकालना है तो 4 से गुना। स्नेहा का तो वर्तमान ही रखना है, मतलब 1 साल पूर्व का ही रखना है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। आपको दिख रहा होगा कि ये 2 से कट भी रहा है, ये तो नहीं कट रहा है, एलसीएम आ गया 2, तो 5 × 3 आई 15, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। मान लीजिए जो ये नहीं निकाले होते तो आपका सीधे से आता 15:16 आता ही, तो आता ही नहीं अगर ये नहीं लिखे होते तो प्रश्न में लिखा है यदि इनके वर्तमान का कुल योगफल 16,500 रुपया है और यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 31 × 5 155 होता है, 155 15,500 कर दो। अरे मिसप्रिंट होना भी चाहिए रे भाई, मिसप्रिंट होना चाहिए। तो पूछ रहा है 1 वर्ष पूर्व स्नेहा का वेतन क्या था, तो 1 साल पहले का निकालना होगा तो 10 से गुना 31 से 5 बार में, यानी 5,000। कितना हो जाएगा, 5,000। लेकिन मान लो कि 1 वर्ष पूर्व का या और भी जो हम रेशियो यहाँ निकालना चाह रहे थे वो नहीं निकालना आपको होगा, तो आप कैसे करिएगा, 15,500 इनके वर्तमान का योग है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका वर्तमान का योग है 31। हमको 1 वर्ष पूर्व स्नेहा का पूछ रहा है, तो 1 वर्ष पूर्व का तो छोड़िए, वर्तमान का निकाल लेते हैं। तो कैसे गुना, 15 से, तो 1 से ये वर्तमान का निकल गया। हमको पूछा गया 1 साल पहले क्या था, तब वर्तमान और 1 साल पहले का अनुपात है 2 अनुपात, तब वर्तमान का तुलना 3 से 1 साल पहले का निकालना है, तो कैसे गुना, सेम अभी भी आया, 3 × 5 15, 25 दूनी 50, 5,000। समझ में आया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। होने दीजिए, धुआं ही तो हो रहा है। इसको और खोल दीजिए दरवाज़ा को, कितना तो बढ़िया भी आप लोग को ऑफ़र मिला है खुले मैदान में पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 6 नंबर बताना है, बोलो 6 नंबर, कितना आंसर आ रहा है, 18 दूनी 3600। हाँ वो ठीक है। तब 5 साल पहले एबीसी का वेतन का अनुपात इतना था, वैसे हमको चाहिए क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि वर्तमान में ए तथा सी के वेतन का कुल योगफल 10,200 हो तो 5 वर्ष पूर्व बी का वेतन क्या है, ए सी और बी। सी को ध्यान दो, जो रटेंगे वो पक्का फंसेंगे। यदि वर्तमान में ए और सी का वेतन का योग इतना दिया है, इसका मतलब यदि हमको 10,200 का तुलना अनुपात से करना होगा तो अनुपात में चाहिए ए और सी के वर्तमान वेतन का योग, तो न तुलना करेंगे। आपसे पूछ रहा है तब बताइए कि बी का 5 वर्ष पूर्व वेतन कितना था, तब बी का हमको 5 साल पूर्व का भी हमको चाहिए, तो न बताएंगे। तो इसका मतलब 2 चीज़ चाहिए, ए और सी का वर्तमान और बी का 5 साल पहले का। तो ए और सी का वर्तमान हम निकाल लेंगे। पहले देख लेते हैं, इनका वेतन का अनुपात है 4:3:2। तो हमको ए और सी का वर्तमान रखना है, तो ए और सी को वर्तमान में ले जाएंगे। अब बी का 5 साल पहले, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा था वैसे ही छोड़ देंगे, खाली ए और सी को वर्तमान में लेके चलाएंगे। अब इतना अगर आप नहीं समझ पा रहे तो दिक्कत है। तो लिख रहा है इनके वेतन अनुपात जो है 2:3, 3:4 और 4:5 के अनुपात में बदल गया। बदलने का मतलब ये था कि अगर 5 साल पहले ए का वेतन 2 था तो अब हो जाएगा 3, वर्तमान में बोल रहा है ना। अब 5 साल पहले बी का वेतन रहा होगा 3 तो वर्तमान में हो जाएगा 4, उसी तरह से 5 साल पहले सी का वेतन रहा होगा 4 तो वर्तमान में हो जाएगा 5। इसका मीनिंग यही हुआ। तो हमको इनका वर्तमान का ए और सी का लिखना है, तो ए का 5 साल पहले वेतन था कितना, 2, अब वर्तमान का निकालना है तो कैसे गुना, 3 से। वैसे ही सी का, तो सी का जो है 5 साल पहले वेतन था 4, अब वर्तमान का निकालना है तो कैसे गुना, 5 से। बी का तो 5 साल पहले का ही चाहिए, तो छोड़ दीजिए, एक साथ रेशियो लिखने क्रम में इसको यहीं पे रहने दीजिए। और इसको अगर आप, इससे अगर आपको एलर्जी है तो इसको आप हटा दीजिए, बाद में फिर बैक गियर लगा के आप पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 2 से 2 बार में कट जाएगा, आइए आपका 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि एलसीएम मिलेगा 2, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, आई बच गया
5। अब प्रश्न में एक निश्चित राशि जो दिया हुआ आपका ए और सी का वेतन का कुल योगफल 10,200 रुपया है, 10,200 रुपया है। ए और सी का कुल वेतन है। यहाँ देखिए तो ए और सी का वर्तमान में कितना है, पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व बी का वेतन कितना था। तो कैसे गुना, 17 छाक दिलोत्तर से 6 छाक, आगे बढ़े 7। चलो देखो वर्ग अष्टम की परीक्षा में ए बी, वर्ग अष्टम की परीक्षा में ए बी तथा सी के प्राप्तांक इतना के अनुपात में था। वर्ग नवम में वर्ग अष्टम की तुलना में इतना बदल गया, तो वर्ग नवम में पद का कुल योगफल इतना हो, वर्ग नवम में इनके प्राप्तांक का कुल योगफल इतना हो, तो बी के अष्टम और नवम के प्राप्तांक का अंतर कितना है। बहुत आसान बात है। देखो समझना है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा। ये जो 780 निश्चित राशि दिया हुआ है जिसका हमको तुलना करना पड़ेगा अनुपातिक राशि से, जो पूछेगा उसका गुना। तो ये क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लो। कह रहा है कि यदि वर्ग नवम में इनके प्राप्तांकों का कुल योगफल, तो वर्ग नवम में ए बी सी का हमको चाहिए प्राप्तांक का रेशियो, तना एक से तुलना करेंगे। अब पूछ रहा है बी के अष्टम और नवम के प्राप्तांक का अंतर, तो एक मतलब बी का 8वां अष्टम और नवम और 9वां दोनों का हमको अनुपात चाहिए। इन्हीं दोनों का आपसे क्या पूछा रहा है, अंतर। बड़ा आसान चीज़ है, कर लेते हैं। हमको एबीसी का तो नवम का तो चाहिए चाहिए, तो पहले एबीसी का नवम निकाल लेंगे और बी का 8वीं और 9वीं दोनों चाहिए। तो वर्ग अष्टम की परीक्षा में एबीसी का प्राप्तांक का अनुपात है बाबू 9:5:6। देख लो, तो एबीसी का पहले 9 में जाएंगे, अब बी का 8वीं चाहिए और 9वीं चाहिए, तो 9 में जाएंगे, बी भी तो जाएंगे, तो बी का 9वीं मिल जाएगा, यानी बी का 8वीं को भी एगो रखना पड़ेगा। तो यहाँ बगल में आप क्या कर लीजिए कि बी का एगो 8वीं का रख लीजिए, जो कि कितना है 5 लिखा हुआ है आपका। वर्ग अष्टम की, देखो छाप रहना धून है। वर्ग अष्टम की परीक्षा में ए बी तथा सी के प्राप्तांकों के पहले समझ लीजिए, अभी वो छापिए रहे आप। 9:5:6 के अनुपात में था। आप लोग को तो इतना मौका मिला है कि कम से कम समझ के दोबारा 5 बार 20 बार 1000 बार देख सकते हैं। पिछिलका बैच को ऐसे झट से बनाते थे, तुरंत से ऐसे मिटा देते थे। आप लोग तो जल्दी मिटाते भी नहीं हैं। तो वर्ग अष्टम की परीक्षा में एबीसी का प्राप्तांक जो है 9:5:6 के अनुपात में था। तो 9:5:6 में ये 8वीं का है। बी का भी चूँकि हमको 8वीं का चाहिए, क्योंकि बी का 8वीं और 9वीं का अंतर पूछा गया, तो बी का 8वीं का अंक और 9वीं का अंक भी हमको चाहिए। तो 9वीं का तो पहले निकालेंगे, सबका निकालेंगे, एबीसी का भी, लेकिन बी का 8वीं भी जरूरत है हमको, इसलिए बी का 8वीं यहीं पे रख दिए। और आप नहीं रखते तो बाद में भी निकाल सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम सबका ये 9वीं निकालते हैं। तो बोल रहा है कि वर्ग नवम में वर्ग 8 के रिस्पेक्ट में जो है व्यक्तिगत प्राप्तांक जो है क्रमशः 3:4, 5:6, 3:4 में बदल गया। इसका मतलब ए का अगर 8वीं में अंक था 3, तो 9वीं में हो गया 4। बी का अगर 8वीं में अंक रहा होगा 5, तो 9वीं में हो जाएगा 6। उसी तरह से सी का 8वीं में अंक रहा होगा 3, तो 9वीं में हो जाएगा 4। तो देखो 8वीं का तुलना 8वीं से 9वीं का निकालना है तो 4 से गुना। वैसे ही बी का 8वीं का तुलना 8वीं से 9वीं निकालना है तो 6 से गुना। अरे बाप, ये तो सब अच्छा है। 8वीं का तुलना 8वीं से 9वीं निकालना है तो 4 से गुना। अब कुछ करना भी नहीं है आपको। 3 से 3 बार में, 5 से 5 बार में नहीं, 1 बार में, 3 से 2 बार में, तो 4 × 3 = 12, 6, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 5 दूनी। तो देखो कह रहा है कि यदि वर्ग नवम में इनके प्राप्तांकों का कुल योगफल 780 है, नवम में प्राप्तांकों का कुल योगफल एबीसी का 780 है। थोड़ा हम यहाँ देख ले कितना होता है, 12 × 8 = 20 और 6। अरे एबीसी का 9वीं में कितना हो रहा है टोटल, और 26। पूछा जा रहा है कि बी का अष्टम और नवम के प्राप्तांक का अंतर बताइए। तो बी का 8वीं में कितना अंक है, अब बी का 9वीं में, और इसी का आपसे अंतर पूछ रहा है, कितने का है।
समझ में आया? कितना आसान चीज़ है बताओ भाई मेरे। यो बता दें, बता देते हैं, हमारा क्या जाएगा। कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा में स्नेहा को 600 से कम, हाँ बता देते हैं, 600 से कम अंक प्राप्त हुए। 11वीं कक्षा की परीक्षा में उसके अंक 10 की तुलना में इतना बढ़ गए। अच्छा एक बात बताओ, इसमें निश्चित राशि कितना दिया हुआ है? 600 से कम। कुछ लोग को 600 से कम भी दिखाई दे रहा होगा। 600 से कम का मतलब कितना? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये निश्चित राशि नहीं है। -1 भी हो सकता है, -99 भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। तो ये निश्चित राशि नहीं है आपका। ये आपको जानबूझकर डाला गया है क्वेश्चन से गुमराह होने के लिए। मृग मरीचिका बोलते हैं ना, एगो फिजिक्स में कुछ सुने होंगे आप लोग। हाँ, 600 से कम अंक प्राप्त हुए। 11वीं कक्षा की परीक्षा में उसके अंक 10 की तुलना में इतना के अनुपात में बढ़ गए। अभी तक 8वीं 9वां था, यहाँ 10वीं 11वीं आ गया। इन लोग के बैच में शायद लिखवाए थे कि क्या पता नहीं, 10वीं 11वीं 12वीं तीनों मिला करके 10वीं से 11वीं ऐसा हो गया, 11वीं से 12वीं ऐसा हो गया। तो कुछ भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। 11वीं की कक्षा परीक्षा में उसके अंक 10 की तुलना में इतना बढ़ गए, और 12वीं की कक्षा परीक्षा में उसके अंक 11वीं की कक्षा की तुलना में 3 घट गए। हाँ, इसमें भी तो आ ही रहा है। यदि 12वीं कक्षा की परीक्षा में उसके अंक 400 थे, तो 10वीं कक्षा की परीक्षा में उसके अंक कितने थे? ये सारा बात स्नेहा का चल रहा है। देखो निश्चित राशि क्या दिया हुआ, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है यदि 12वीं कक्षा की परीक्षा में स्नेहा का अंक 400 था, स्नेहा का 12वीं कक्षा में अंक कितना था? तो हमको भी चाहिए 12वीं कक्षा का अनुपात में तब ओकर कितना था। सही बोल रहे हैं? तो ना एक से बैलेंस करेंगे, आज जो पूछेगा ओकरा से गुना करेंगे। तो पूछ रहा है तो 10वीं कक्षा के परीक्षा में उसके अंक कितने थे? जो आएगा वो आंसर हो जाएगा ना। चलो करते हैं। तो हम लोग को 12वीं और 10वीं का फाइनली निकालना है। यहाँ लिखा हुआ है 11वीं 10 की तुलना में इतना में बढ़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 10वीं और 11वीं का जो उसका अनुपात लिखा हुआ है वो 4:5 लिखा हुआ है। हमको चाहिए एक तो 10वीं का और साथ ही साथ तो एक 10वीं का चाहिए, तो 10वीं का इधरे बगल में रख लीजिए, कितना 4। हालांकि 12वीं का तो चाहिए, तो इसको मतलब नहीं था, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, एक को तो चाहिए। कह रहा है कि 12वीं की कक्षा में परीक्षा में उसका अंक जो है 11वीं की तुलना में 3:2 के अनुपात में घट गए। इसका मतलब हुआ कि 11वीं और 12वीं परीक्षा का जो उसका अंक होगा वो 3:2 है। कुछ समझ में आ रहा है? देखो बाबू क्या लिखा हुआ है, 10वीं और 11वीं का उसका प्राप्तांक जो है वो 4:5 है, और 11वीं और 12वीं का जो प्राप्तांक का अनुपात है उसका 3:2 है। ऐसा क्वेश्चन लिखा है। और हमको जाना है 12वीं पर और 10वीं पर। तो 10वीं को तो छोड़ दो, अब 12वीं पर। तो हमको पता है 11वीं और 12वीं के बीच एक रिलेशन दिया है। तो 11वीं का तुलना 3 से 12वीं निकालना है, तो कैसे गुना? तो ये अब 11वीं न होकर के कै का हो गया, बस, यानी कि 12:, इतना ही तो पूछा है। अब हो गया काम आपका। प्रश्न के हिसाब से 12वीं में उसका कुल अंक 400 था, और हमारे हिसाब से कितना है 10। पूछ रहा है कि कक्षा में, तो 10वीं कक्षा में परीक्षा में उसके अंक कितने थे, तो कैसे गुना? समझ में आया? बोलिए।
क्वेश्चन को पढ़िएगा तब समझ में आएगा, हमारे बनाने से समझ में नहीं आएगा। 9 10 11 11 बताना है, एक आध बार बता दें। नहीं, पूछने वाले चुप रहिए, पूछने वाले को पूछने दीजिए। 11, अब बोलिए नहीं रहा बेचारा, आप लोग बोलने ही नहीं दे रहे तो क्या बोलेगा वो। 12 13, छाप लीजिए सर। देखिए, स्नेहा ने 2 रेडियो 1920 रुपया में ख़रीदा, तो 2 रेडियो 1920 रुपया में ख़रीदी है स्नेहा, तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि पहिलका का क्रय मूल्य और दूसरका का क्रय मूल्य दोनों समान है। वह एगो के 20% लाभ पर बेचेगी या दूसरा को इतना परसेंट के हानि पर बेचेगा। कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य कौन चीज़ है, देख लेना इसको कैसे लोग करते रहते हैं। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। जब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो इसको और भी तरीक़ा से हम बता देंगे, चिंता नहीं करना है। बेसिक से भी बताएंगे या और भी परसेंटेज मेथड से भी बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमको रेशियो मेथड से सीखना है। तो ध्यान दो बाबू, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो पहिलका को जितना रुपया में बेचा गया होगा दूसरा को भी उतना ही रुपया में बेचा होगा, अर्थात दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होना चाहिए, बोलो। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों रेडियो को सेम रेट पर हम बेच दिए, तो जितना मैं पहिलका रेडियो को बेचे उतना ही मैं दूसरा रेडियो को बेचे, अर्थात दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात 1:1 होना चाहिए ना। समान है, बराबर है, आधा आधा है, इसका मतलब सब 1:1 है। तो देखो, आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है। मैथ का बड़ा सरल नियम है, क्या गिवन है, क्या निकालना है। गिवन है 1920 रुपया, गिवन इन द सेंस प्रश्न में अगर आपसे निश्चित राशि पूछा गया है तो निश्चित राशि भी दिया होना चाहिए, उसका तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे और जो पूछा जाए उसका गुना कर लेंगे, बस इतने नियम है। तब प्रश्न में एगो निश्चित राशि दिख रहा है हमको 1920 रुपया। 1920 कौन चीज़ है, दोनों वस्तु का, यानी कि CP1 प्लस CP2 हमको रेशियो में चाहिए, तो ना एक टोटल क्रय मूल्य का तुलना टोटल से करेंगे। आज जो पूछेगा उसका, तब पूछ रहा है प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए, तब पहिलका का क्रय मूल्य निकालना होगा तो CP1 से गुना, दूसरका का निकालना होगा तो CP2 से गुना, यानी हर हाल में हमको क्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। ये तो बात समझ में आ गया। तो देखो क्रय मूल्य का रेशियो कैसे निकालेंगे। ये तो आपका विक्रय मूल्य है, 1:1 कौन सी है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य। पहिलका को भी 1 रुपये में बेच रहे हैं, दूसरका को भी 1 रुपये में बेच रहे होंगे, और हमको चाहिए क्रय मूल्य। तो बड़ा आसान है, 20% लाभ का मतलब होता है 1/5 लाभ। 20% का मतलब 1/5 बोलेंगे ना बाबू। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो ये होगा आपका क्रय मूल्य 5, लाभ 1, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 होना चाहिए। सही बोल रहे हैं ना। तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो कैसे गुना। चलो, तो ये आपका 1 को मतलब पहला वस्तु का क्रय मूल्य। उसी तरह से दूसरा आपका लिखा है 6.2/3% की हानि। 6.2/3% का मतलब हुआ 20/3%, और 20/3% का मतलब हुआ 1/15। 20/3% परसेंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे, 20 से 5 बार में 5 × 3 = 15, मतलब 1/15 का हानि। तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 1/15 हानि का मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य रहा होगा 15 रुपया, हानि रह रहा है 1 रुपया, तो बेचे होंगे 16 रुपया में। तो यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 15 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 14। तो बोलिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे गुना। तो ये दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य, ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया ना। अब हल कर लेते हैं। 14×5 = 70, 15×6 = 90, यानी कि 7:9 होगा ना। चलिए, प्रश्न में लिखा हुआ है कि कुल क्रय मूल्य जो है 1920 रुपया है। हम देखते हैं कि टोटल क्रय मूल्य दोनों का कितना हो रहा है।
तो पूछ रहा है कि प्रत्येक का क्रयमूल बताइए। तब पहल का क्रयमूल निकालना होगा तो 7 से, और दूसरका का तो 16 से 12 बार में 12 सते 84, 12 नवा 78 से 12 सते 84, 12 नवा 78 से। समझ में आया बात? तो ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इस पर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं ये सारे क्वेश्चन को आप उस लॉजिक से भी बना सकते हैं जो ऑलरेडी एगो टाइप में हम पढ़ाए थे 56, 99, 69 वाला में। चौदह बताना है, 15 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता दे क्या? 16 अंत भला तो सब भला। देखो टाइम का अभाव है, तो अभाव में हम चाहेंगे कि कुछ प्रभावित काम किया जाए। बी, सी, डी और ई के वेतन का अनुपात 2, 3, 4, 5 है। बी, सी, डी और ई का वेतन का जो अनुपात है 2:3:4:5 है। सीजीएल मेंस में पूछा है 2022-16। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% बढ़ा दिया जाए। मतलब इसमें भी हम 20% बढ़ाएंगे, इसमें 30% बढ़ाएंगे, इसमें 40% बढ़ाएंगे, इसमें 50% बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, ध्यान दो। जाल में नहीं फंसना है, जंजाल तो बहुत सारा बिछा रहेगा, तो उस जंजाल में फंसना नहीं। हम लोग को क्या गिवन है और क्या निकालना है, इसी पर फोकस करना है हमेशा। तो आप गौर से देखिए, लिखा हुआ है यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया हो। हम 560 पे कहाँ गए? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है बी, सी, डी, ई और ई के मूल वेतन का योग कितना है, तो रुपया 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 निश्चित राशि में पूछा गया है। तो निश्चित राशि में पूछेगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न में निश्चित राशि भी दिया होना चाहिए। तो यहाँ निश्चित राशि लिखा हुआ है 500। पता है 560 रुपया कौन चीज़ है? डी का बढ़ा हुआ, तो हमको भी कौन चीज़ चाहिए? डी का बढ़ा हुआ वेतन। रेशियो में तो उससे तुलना कर लेंगे। आप पूछ रहा है कि बीसीडी के मूल वेतन का योग कितना है, यही तो सबसे आसान बात बोल दिया है। अगर बढ़ा हुआ वेतन का योग पूछता तो कुछ और सोचते, लेकिन डायरेक्ट बोल रहा है कि मूल वेतन का योग, तो हमको भी चाहिए बीसीडीई का मूल वेतन का रेशियो, बस। तो एक बात हमको जो दिख रहा है वही हम करेंगे। करने के लिए तो आप सब में बढ़ा करके भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि डी का बढ़ा हुआ वेतन बढ़ने के बाद 560 रुपया हुआ था। डी का वेतन था कितना, बोलो? और डी के वेतन में बढ़ोतरी कितना हो रहा है? 40%। तो 4 का 40% बढ़ाइएगा तो 14 चौके 56, 5.6 हो जाएगा। अरे भाई 4 का 40% आप बढ़ाइएगा तो परसेंट से 1 0 4 चौके 16, 1.6। तो 1.6 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा ये? इसका मतलब हम बोलेंगे ये कुछ 140% ही डायरेक्ट निकाल लिए होंगे कुछ लोग। 14 चौका 56, 5.6। तो एक बात बताइए, बढ़ा हुआ डी का वेतन 5.6 होगा कि नहीं होगा? था 4 रुपया, बढ़ गया ये 1.6 रुपया, तो हो गया कितना बढ़ने के बाद? 5.6। प्रश्न में बोल रहा है कि 560 रुपया बढ़ने के बाद 560 रुपया हो गया है। हमको दिख रहा है कि डी का वेतन बढ़ने के बाद 5.6 हो गया है। देखिए कितना सुंदर हुआ है। तब पूछ रहा है कि बीसीडी का मूल वेतन बताए, तो मूल वेतन तो यही ना था। अरे बढ़ाने घटाने से क्या मतलब है? वो तो बोला कि मूल वेतन ही बताओ हमको, तो बढ़ाया गया घटाया वो तो छोड़ दो। तब मूल वेतन कितना हो जाएगा? 3 2 5 10 और 4 पॉइंट हटेगा तो एगो 0 और जाएगा। कितना सुंदर है। आज इनको नहीं समझ में आया बोलो, कुछ और करेंगे। नहीं समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 24 से पहले आपके सारे टाइप हो चुके हैं, सही बोल रहे हैं ना? टाइप 24 से पहले सभी टाइप आपका हो गया है।
अब आइए टाइप 24। टाइप 24 कोई टाइप वाइप नहीं है। ये जितने भी हम लोग आय व्यय वाले क्वेश्चन पढ़े अभी तक, क्योंकि देखिए आय व्यय में 2-3 तरह के क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। एक जगह पढ़े होंगे बचत समान है, कहीं पढ़े होंगे बचत असमान है, जहाँ पे हम पढ़ाए होंगे समान वृद्धि अथवा असमान कमी या असमान वृद्धि हो, तो वहाँ पे आपको पढ़ाए होंगे। जैसे कोई 2000 रुपया बचाता है, कोई 2500 बचाता है, तो अलग अलग बचत हो। दूसरा में पढ़े होंगे आप, कभी पता चल रहा है कि न बचत सेम हो रहा है न ज़्यादा कम वृद्धि हो रहा है, कुछ और रेशियो में दे करके किया हुआ है। माने कुल मिलाकर के आय व्यय पर जितने तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो हम देखते हैं, मेरे समझ से क्वेश्चन नंबर 17 जो है बताने लायक नहीं है, क्योंकि हम आपको पढ़ाए होंगे यदि इनमें से प्रत्येक इतना रुपया बचत करता है तो जब बचत सेम हो तो उनका अंतर भी क्या होगा, अंतर समान करने पर आधारित जो टाइप होगा वहाँ पे ये आपको हम पढ़ाए होंगे। जब बचत सेम होगा तो अंतर को सेम करेंगे। जैसे ए और बी का आय का अनुपात लिखा हुआ है 2:3, खर्च का अनुपात 5:9 और बचत सबका 600 रुपया। तो जब बचत सेम हो तो अंतर भी सेम करेंगे। तो ऊपर अंतर 1 का, नीचे अंतर 4 का, तो जल्दबाजी में अंतर सेम करना होगा तो नीचे का अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर का अंतर को नीचे से गुना। प्रश्न के हिसाब से प्रत्येक 600 रुपया बचाता है, यहाँ 12 से हो गया 9, कितना बचा रहा है, तो एक ही आय पूछ रहा है तो कैसे गुना, समझ में आया। तो ये सब तो ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। 18 नंबर भी वही है, प्रत्येक 1500 रुपया की बचत करता है। जो हमको बताने लायक, अच्छा ये भी आपको बताए हुए हैं। 2 व्यक्ति का आय का अनुपात आपके पास लिखा हुआ है 5:3, खर्च का अनुपात 9:5। इसको कई तरीके से आपको बताए होंगे। आय में से खर्च घटाइए बचत, आय में से बचत घटाइए खर्च, खर्च बचत जोड़ दीजिए आय। तो कई तरीके से इसको किया जा सकता है। या आपको ये भी बताया गया होगा कि ये 2600 रुपया बचा रहा है और ये 1800 रुपया बचा रहा है, ये भी बताए होंगे। 5×5 = 25, 9×3 = 27, कितना आएगा, 18×9 = 62 से, यानी कि 16,200 और 26×5 = 130, यानी कि 13,000, तो 3,200। और पूछ रहा है तो उनकी आय, एक आय निकालना है तो 5 से और बी का आय निकालना है तो 2 से 16×85, 16×3 = 48, 3 है ना, 2 8 × 5 = 40। अच्छा 16×3 = 48 ऑप्शन में नहीं है। सेम 22 नंबर भी वही है, 23 नंबर भी वही है। ये तो अभी सब यही सब चल रहा था, ये भी यही सब चल रहा था। ये 26 वही चल रहा था, 27 वही चल रहा था। चलो 28 देख लो, ये आपका टेस्ट में भी आया था ना क्वेश्चन, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ए, बी और सी का आय का जो अनुपात है, इनकम का जो रेशियो है 3:7:4 है। कह रहा है खर्च का जो एक्सपेंडिचर का जो उनका अनुपात है वो 4:3:5 है, 4:3:5 है। कह रहा है यदि 2400 रुपये की आय में से ए 2400 रुपया की आय में से ए 300 रुपया बचाता है। इस लाइन से क्या समझ में आया, इस लाइन से यही समझ में आया कि 2400 रुपये की आय में से ए, यानी ए का जो इनकम होगा वो कितना होगा, जिसमें से वो बचा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब ए का जो इनकम है यदि 2400 रुपया है और वो बचत सेविंग कर रहा है 300, तो वो खर्च कितना करता होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इतना ही का ज़रूरत था। खर्च का इसलिए बात कर रहे हैं कि आगे रेशियो आपका खर्च का दिया होता, ध्यान दीजिए। और बचत का अनुपात पूछ रहा है ना, बी और सी का बचत पूछ रहे हैं, ठीक है। बी और सी का बचत हमको तब पता चलेगा इनका जब बी और सी का आय और खर्च पता रहेगा। जब तक आय और खर्च नहीं पता होगा तो बचत हम नहीं बता सकते हैं। तो देखो कैसे पता चलेगा। ए का जो इनकम है 2400 है, ए का इनकम कितना है
तो ए का इनकम अगर 24 होगा, इधर लिखते हैं ए का इनकम 24 हो और हमको दिख रहा है ए बी और सी का इनकम का रेशियो 3:7:4, तो हमको दिख रहा है ए का इनकम रेशियो में कितना है और बी का निकालना हुआ तो, और उसी तरह से सी का निकालना हुआ तो 3 से 8, 8 7 56, 8 चौका। अच्छा 1 मिनट, अगर ये 2400 होगा, ए का इनकम कितना है भाई, ये तो 5600 और 3200 होगा ना। तो ए का इनकम जब 2400 होगा तो 2400 बनाने के लिए क्या जादू करना पड़ेगा बोलो, 800 से गुना करेंगे तो नहीं 2400 बनेगा, और जब एक 800 से गुना करेंगे तो सबको 800 से ही गुना करना पड़ेगा। तो दूसरे शब्दों में ऐसे भी हम लोग समझ सकते थे कि तब एक मतलब बी का इनकम 5600 और सी का इनकम 3200। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा रुक जाओ, जब यहाँ तक समझ में आया तो ये भी बात समझ में आ जाएगा। प्रश्न में एक जगह हमको दिखाई दिया कि जो ए का बचा एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो 2100 रुपया है। एक खर्च कितना करता है, एक खर्च कितना करता है, हमको बी का खर्च निकालना होगा तो 3 से, या सी का खर्च निकालना होगा तो, रुक जाओ, 4 से 25 बार में, 4 25 से 100, अब 25 दूनी 500 एक बार और, यानी 500, ये 525, अब 525 का गुना 3 से करेंगे यानी 1575, ये किसका निकल जाएगा, बी का खर्च। उसी तरह से सी का निकालना होगा तो 5 से गुना यानी 2500 और 125 यानी 2600। समझ में आया? या दूसरे हम बोल सकते हैं कि बी का तब एक मतलब बचत होना चाहिए 1575 रुपया, और सी का खर्च होना चाहिए 1575 रुपया, और सी का खर्च होना चाहिए 2625 रुपया। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि 4 को कैसे गुना करेंगे कि 2100 रुपया आएगा, तो आप बोलिएगा सर 525 से, तो सबको 525 से तब एक मतलब गुना कर दीजिए। तो इस तरह से हमको बी का इनकम पता और बी का खर्च पता, सी का इनकम पता और सी का खर्च पता, तो क्या इनका बचत हमसे नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। चलो देख लो क्या है। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, इतना के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी की कुल मासिक बचत 5000 रुपया हो तो बी की मासिक आय क्या है? सीधा सी बात है, ए और बी का कुल बचत कितना दिया है? 5000, और हमको पता है कि वो 4:1 में बचत कर रहे हैं ये। अरे 5000 को जब 4:1 में बांटेंगे तो एगो 4000 होगा, एगो भाई कुल बचत का तुलना 5 से, ए का बचत निकालना होगा तो 4 से गुना और बी का निकालना होगा तो, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। इसका मतलब ए का बचत रहा होगा 4 रुपया, तब बी का बचत रहा होगा 1 रुपया। हमको दोनों का कुल बचत दिख रहा है 5000, तो 5000 का तुलना 5 से, ए का बचत निकालना होता है 4 से गुना, बी का बचत निकालना होता है 1 से गुना, यानी कि ए का बचत 4000 और बी का बचत। तो इससे पहले तो आप क्वेश्चन ये पढ़े हुए हैं, अब आप क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि ए और बी का आय का अनुपात है 2:1, खर्च का अनुपात है 5:3, ए का जो बचत है वो 4000 है और बी का बचत जो है, तो दोनों का अलग अलग बचत है। तो एक समान के भी बताए थे, नज़दीक का गुना नज़दीक से भी बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बताए होंगे हम लोग। 3 दूनी 6, 5 कितना आएगा? 1, 5000, 12000 कितना आएगा? पूछ कौन सी रहा है? तो बी की मासिक आय, तो कैसे गुना? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए सेम अभी जो हम लोग एक क्वेश्चन अभी नहीं देख रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है। ए और बी का आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी का आय का जो अनुपात है वो 5:3 है। कह रहा है ए बी सी के व्यय, एगो सी भी आ गया, इनका खर्च का जो अनुपात है वो 8:5:2 है। ये खर्च का रेशियो है। सी का खर्च का नहीं पता है हमको, सी है ही नहीं तो उसका हम क्या बताएंगे, कुछ भी। खर्च का पता है, इनकम का नहीं पता है। देखो पूछ क्या रहा है, कह रहे यदि सी का खर्च 2000 रुपया है, सी का खर्च कितना है?
अरे भाई जब ये 2000 होगा तो ये 5000 होगा, ये 8000 होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे सी का खर्च 2000 है और रेशियो में हमको दिख रहा है सी कितना। हमको बी का अगर खर्च निकालना होगा तो 5 से गुना, ए का खर्च निकालना होगा तो 8 से गुना, यानी 5000 8000। या दूसरे शब्दों में जब सी का व्यय 2000 है तो हमको इसका 2000 बनाने के लिए कैसे गुना करना पड़ेगा? तो जब एकरा 1000 से करेंगे तो सबको 1000 से करेंगे, तो ये निश्चित में सब हो गया। ये 8000 हो गया, ये 5000 हो गया, ये 2000 हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है। कह रहा है बी का बचत 700 रुपया है। बड़ा अच्छा बात बोल रहा है। बी का बचत कितना है? इसका मतलब 5700 उसका इनकम होगा। अरे बी का खर्च कितना है? अब बचा रहा है 700, तो बोले तब इनकम कितना होगा? तो ठीक है, तो बोले तो जब ये 5700 होगा तो ये 9500 इसका इनकम होगा। अरे भाई बी का इनकम आप बोल रहे 5700 होता है, 5700 का तुलना 3 से ए का इनकम निकालना होगा तो कैसे गुना? 19 बचे 95। सही बोल रहे ना? अब वही पूछ रहा होगा हमको लगता है। ए का बचत क्या है? अरे 9500 में से 8000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9500 इनकम है, 8000 खर्च है, तो बचाता कितना होगा? ठीक है। चलो बता देते हैं क्या दिक्कत है। कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः इतना इतना की बचत करते हैं। ए का व्यय बी के व्यय के इतना % के बराबर है। 66.2/3% का मतलब 2/3 हुआ। कितना हुआ? इसका मतलब कितना हुआ? 2/। अरे 66 गुना 3 198 या 200/3% का मतलब 2/3। देखिए इधर ध्यान दीजिए, लिखा है कि ए का व्यय बी के 2/3 के बराबर है। इसका मतलब ए और बी का जो व्यय यानी कि खर्च का रेशियो होना चाहिए। बी के साथ का लगा यानी बी होगा 3 तो ए होगा। सही बोल रहे हैं ना यहाँ पे? अब देख लो क्वेश्चन, आप ये सब ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ए और बी का इनकम का रेशियो है 5:7, खर्च का रेशियो है 2:3। ए को बचा रहा है 4000 और दूसर का बचा रहा है 5000। अलग अलग बचत वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो 5 तिहाई 15, 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, कितना होगा? पूछ रहा है ए और बी की कुल आय कितना है? तो 7 5 12 दूनी। देखिए क्या बात है। कह रहा है कि ए और बी का मासिक आय का जो अनुपात है, इनकम का जो रेशियो है वो 4:5 है। और बचत का रेशियो दे दिया इस बार 14:19। कह रहा है कि प्रत्येक का खर्च 1200 रुपया है। हम लोग तो पढ़े थे कि जब बचत समान होगा तो उनका आय और खर्च का अंतर सेम होंगे, लेकिन यहाँ बचत नहीं दे करके बोल रहा है कि खर्च ही समान है। क्या दिक्कत है? खर्च समान होगा तब वो इन दोनों का अंतर सेम होगा। खर्च समान होने का मतलब ये है कि जितना इसमें से इनकम में से खर्च 1200 रुपया पहलका में घटाएंगे तो बचत आएगा, दूसरका में भी 1200 घटाएंगे तो इसका बचत आएगा, यानी कि दोनों में समान कमी किया गया होगा। अरे आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या मिलेगा? बचत। तो दोनों का खर्च सेमे बोल रहा है, तो इसका इनकम में से हम 1200 रुपया घटाएंगे तो इसका बचत मिलेगा, इसका इनकम में से 1200 रुपया घटाएंगे तब वो हमको इसका बचत मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जगह समान कमी ही कर रहे हैं तो हमको अलग अलग बचत मिल रहा है। तो यहाँ भी वो चीज़ हम लगा सकते थे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये भी 1200 रुपया खर्च कर रहा है और इसका भी 1200 रुपया खर्च है। 19 चौक 76, 14 पचे 70 घट के आएगा 12 गुने 14, 12 चौक 48, 12 चा 16,800 कितना आएगा? 12 9 78 से
अब 12 10 22, 22,816 और 6 22, कितना बचेगा? 6,000। पूछ रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अंतर बताइए। ए और बी के मासिक आय का अंतर कैसे गुना? या तो जिनको वैसे नहीं करना है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग किए, अंतर को सेम कर लेंगे। ए और बी का मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके बचत का अनुपात जो है 14:19 है। अब दोनों का बचत खर्च जो है समान है, तो जब खर्च सेम होगा तो आय और बचत का अंतर भी इनका सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 1200 रुपया खर्च किया, इसमें से 1200 रुपया खर्च किया, यानी कि आय में से खर्च 1200 घटाएं, इसका आय में से 1200 रुपया खर्च घटाएं, दोनों जगह समान कमी कर रहे हैं, तब ये इतना आया है। तो समान कमी हो तो समान वृद्धि हो, अंतर क्या होगा? सेम होगा। तो अंतर को जल्दबाजी में सेम करने के लिए बोले होंगे कि नीचे के अंतर को ऊपर से गुना और ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। ऊपर अंतर 1 है, नीचे 1 से करिए चाहे ना करिए। नीचे अंतर 5 का हो रहा है तो ऊपर से 5 से गुना। अब जल्दी से देख लीजिए, प्रश्न में बोल रहा है कि प्रत्येक का खर्च 1200 रुपया है। अब देखिए प्रत्येक का खर्च 1200 रुपया, तो ए का इनकम है 20, अब बचा रहा है 14, तो खर्च कर रहा होगा। तो पूछ रहा है ए और बी के मासिक आय के बीच अंतर कितना है? 20 और 25, कितने का अंतर है? 6 दूनी 2 25। फिर आया आ गया इसमें, कहाँ से भाई? ये हो गया है तो हाँ, ये तो हो गया। चलिए आपके भरोसे छोड़ देते हैं। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन पूछा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे। देखो बाबू, बहुत सरल बात बोला है। दोनों का बचत क्या है? बराबर है का मतलब 1:1। बना देते हैं, रुको। देखिए जैसे ही बात बोला, ध्यान दो, सीख लो। यदि उनकी आय का योग 10,000 रुपया है तो क्या पूछा है? सुषमा की आय ज्ञात कीजिए। देखो मैथ्स का नियम बहुत सरल है, क्या गिवन है और क्या निकालना है, बस इतना आपको पता अगर है तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। हमको देखो निश्चित राशि में पूछा गया है ना प्रश्न, सुषमा की आय पूछ रहा है तो प्रश्न में निश्चित राशि भी दिया होना चाहिए। दिया हुआ है कितना? 10,000। लेकिन 10,000 के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी का होना ज़रूरी है कि आखिर 10,000 रुपया है कौन चीज़। तो आपको पता चलेगा कि 10,000 रुपया कुछ नहीं है, उनकी आय का योग। सुषमा, जया, पर्दा, अच्छा माधुरी है और सुषमा भी है। तो 10,000 रुपया उनके आय का योग का मतलब हमको रेशियो में चाहिए उनके आय का योग, और जो पूछे उसका गुना। पूछ रहा है सुषमा की आय क्या है, तो हमको चाहिए सुषमा का भी इनकम। ये सुषमा होगी तो ये माधुरी होगी, जो भी हो। यानी हर हाल में हमको चाहिए सुषमा और माधुरी का आय का अनुपात। तो देखो कितना आराम से निकालते हैं। एक लाइन बोला है कि दोनों का बचत समान है। समान है का मतलब 1:1। बहुत बढ़िया, ये इनका बचत का रेशियो है। हमको बचत पे नहीं जाना है, हमको आय पे जाना है, आय पे पहुंचना है। तो उसके लिए रास्ता दिया हुआ है, ये देखो। माधुरी अपने वेतन का, चलो इसका इधर माधुरी लिख लेते हैं, इधर सुषमा का लिखते हैं। दोनों का बचत सेम यानी 1:1। आगे हमको चूंकि आय का रेशियो निकालना है, इनकम का रेशियो निकालना है। माधुरी अपने वेतन का 80/100 खर्च करते हैं, यानी वेतन होगा 100, खर्च करेगी 80, तो बचा रही होगी 20। 80% खर्च करती है और हमको दिख रहा है यहाँ पे उसका इनकम बचत बराबर है। हमको इनकम चाहिए तो 80% खर्च करती है आय का, यानी आय हुआ 100, खर्च कर रही 80, तो बचा कितना रहोगे? तब बचत का तुलना बचत से हमको चाहिए उसका आय, तो कैसे गुना? ये एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था, रुक जाओ। सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च करती है, तो सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च करेगी तो 5%। तब बचत का तुलना बचत से आय निकालना है तो 100 से 100 तो ख़त्म हो जाएगा। 5:20 का मतलब होगा 1:, ये निकल गया आय का रेशियो। अब आप भी निकाल लीजिएगा। टोटल है 10,000, 10,000 का तुलना 5 से, तो 2,000, 2 चौके 8,000। पूछ किसका रहा था? सुषमा के आए, तो 2 चौके आप ऐसे भी कर सकते थे। बचत बराबर है ना,
माना कि सुषमा का, अच्छा माधुरी का आय M रुपया और सुषमा का आय S रुपया। मान लेते हैं कि माधुरी का इनकम M रुपया होगा, सुषमा का इनकम S रुपया होगा। आज चूँकि बचत सेम है तो हम बोल रहे हैं कि अगर 80% माधुरी खर्च कर रही है तो बचत कितना करती होगी? अपने आय का 20% ये बचत करती होगी। आज सुषमा जो है वेतन का 95% खर्च करती है, मतलब अपने वेतन का वो 5%। आई दोनों है बचत, ये भी बचत और दोनों बचत आपस में है, तो आराम से माधुरी और सुषमा के बारे में आप बता सकते हैं। परसेंट से ख़त्म, 5 से 4 बार में माधुरी के साथ 4 है तो सुषमा के पास जाएगी, सुषमा के साथ 1 है तो माधुरी के पास आएगी। कर सकते हैं ना? आज जो इतना कर सकते हैं वो कुछ और भी कर सकते थे, खैर छोड़ो, आज भर इतना ही रहेगा। और आपका जितना भी बेसिक टाइप था वो क्लियर हो गया है अनुपात का। अब जो एक टाइप रह गया वेरिएशन का, जो कि CGL कैट वगैरह ये सब एग्ज़ाम में रहता है, उसको भी हम लोग बड़े प्यार से प्रेम से सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना है।